अच्छा, किसी की कुंडली में मान लीजिए कि धन का योग नहीं है या ये 3 चीज़ें खराब जो आपने बताई, 3 चीज़ें खराब हैं, उसके बाद भी कोई एक गुंजाइश बचती है कि वो इंसान करोड़पति बन जाए? हाँ, होती। कैसे? देखो, 2 चीज़ें होती हैं हमारी कुंडली में। एक चीज़ वो है जो हम लेकर आए, दूसरी चीज़ वो है जो हम इस जन्म में कर सकते हैं। जो लेकर आए हैं वो सिर्फ बृहस्पति के उसमें है, ब्रैकेट में है, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। हाँ, जिस डेस्टिनी कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति को जीवकारा कहा गया है। जो फिक्स्ड है वो बृहस्पति देगा आपको, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं सारे, जी, वो सारे के सारे आपको प्रेजेंट कर्म को चेंज करके अपनी लाइफ को सुधारने का मौका देते हैं। मैं एक साइंस की बात करता हूँ जी, मैं लाल किताब भी प्रैक्टिस करता हूँ और गाड़ी भी करता हूँ। लाल किताब एक ऐसी साइंस है जो एनर्जी शिफ्टिंग पर काम करती है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपकी कुंडली में पूरी लाइफ में मान लो कि आपके 1 करोड़ का योग है कि 1 करोड़ पूरी लाइफ में आप धक्के खा के कमाओगे मान लो, या एक दिन में कमा लोगे बाद में कर लोगे। लाल किताब ये कहती है कि बेटा आपकी कुंडली में 1 करोड़ का योग है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप प्लैनेट सेट कर लोगे, आप जीने का तरीका चेंज कर लोगे जो आपकी कुंडली कहती है, तो आपकी लाइफ उस तरह से बूस्टअप हो जाएगी। अच्छा, अगर आपका 1 करोड़ का योग है वो 100 पे पहुंच सकता है, 100 का है तो वो 500 पे पहुंच सकता है। इस तरह से लाइफ चलती है, क्योंकि लाल किताब ये कहती है जीने का तरीका जो एक्चुअल कंडीशन है उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपके ग्रह आपको फ़ायदा देने वाले हैं। अदरवाइज आप रोज़ अपनी गलतियों से अपने ग्रह खराब करते हो। अगर मैं एक कंपैरिजन देखने की कोशिश करूं, वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है और जो लाल किताब है, क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों में इंटरकनेक्शन है? देखो, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जी, वो मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस है, निकला सब कुछ उसी में से है। लेकिन लाल किताब ने स्टार्ट सिर्फ उससे लिया है, सिर्फ स्टार्ट की कंडीशन क्या है, हमें पंचांग चाहिए होता है। पंचांग तो हज़ारों सालों से चलता है। पंचांग में से सिर्फ इतना लिया है कि जो बर्थ चार्ट है, जो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें डालकर आपकी जो कुंडली बनेगी उतनी बनानी है। लेकिन लाल किताब में पहली चीज़ में ये चीज़ लिख दी गई है कि राशि, नक्षत्र, इनको निकाल के सिर्फ ग्रह कहाँ बैठा है उसको मानना है, इतना लिया गया है। बाकी जो मैं कंपैरिजन में देता हूँ आपको, मान लो आपको यहाँ से अगर मान लो कि आपको अमृतसर जाना है जी, तो आप रोड नहीं लोगे कभी, आप फ्लाइट लोगे। फ्लाइट लेंगे, बिल्कुल। तो लाल किताब सिंपल सी चीज़ कहती है कि यहाँ से आप फ्लाइट ले लो, यानी कि छोटे उपाय कर लो। वैदिक बोलेगी कि बेटा चलो यहाँ पे 2 व्हीलर से चलते हैं, यहाँ से आप 45 दिन ये करो, फिर आपका ये मंत्र जाप कर लो, फिर जेमस्टोन पहन लो। वैदिक जहाँ पे बोलेगी आपको 6 महीने में असर आएगा, लाल किताब बोलेगी आपको 6 दिन में आ जाएगा। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना मैं समझता हूँ ये लिखा है कि भाई देखो, एक डेस्टिनी होती है जो आप लेकर आए हो, एक आपके कर्म है, बाकी प्लानिटरी सिचुएशन है जो आपको भोगना है, यहाँ पर काटना है। लाल किताब कह रही है कि आपकी नसीब में 100 है, मैं आपको कुछ उपाय ऐसे हैं कि आप 1000 या 1 लाख कर सकते हो। क्या ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अपोज नहीं करता? नहीं, अपोज नहीं है ये। देखो, एक ना किसी पर्सन से अगर आप कुछ पूछोगे ना जी, मान लो मैंने आपसे एक वर्ड पूछा कि क्वालिटी का मीनिंग क्या है, आपको जो समझ आएगा वही आंसर दोगे, मुझे जो समझ आएगा मैं आंसर दूंगा। वर्ड वही है, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। देखो, किसी भी पर्सन की किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की या उसको अप्लाई करने की या उसका एप्लीकेशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है किसी भी पर्सन का, बट मोटिव क्या है? टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। जी, एस्ट्रोलॉजी का जो मेन मोटिव है। जी, अब लाल किताब ये कहती है कि जो प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं आप उनको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि लाल किताब में ना चीज़ों से जुड़ी हुई इतनी इलेबोरेशन दी हुई है, इतना डिटेल में बताया हुआ है कि हर एक छोटे छोटे उपाय से आपकी चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऋषियों ने जिस टाइम पे लिखा, महर्षि पराशर ने जो लिखा हुआ है, उन टाइम की कंडीशन के हिसाब से लाइफ ना तो इतनी फास्ट थी, ना इतनी इच्छाएं थी लोगों की, ना ही लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी। लाल किताब 90s की साइंस है। 1939 में पहली किताब आई थी, पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ लोग कहते हैं रावण ने लिखी है, कुछ लोग बोलते हैं डिफरेंट वो मिथ्स हैं लोगों के। तो 1939 में जो चीज़ आई है, अब 1939 से अभी तक देखो बीच में आज़ादी भी हुई है जी, है ना, बीच में दंगे भी हुए हैं, 84 के दंगे भी गए हैं। तो इन सब चीज़ों में लाइफ बहुत चेंज हुई है, बिल्कुल, है ना। बंदे का लाइफ स्पैन उस टाइम पे कुछ और था, अभी कुछ और है। इवेंट्स चेंज हो गए, बंदे की लाइफ की बाकी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वो आज की जो साइंस है, जो आज का जो टाइम है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो रेमेडीज है, चाहे कुछ भी चीज़ है। अब हम लोग एक उपाय करवाते हैं जिसमें आलू हम बोलते हैं गाय को दो, गाय को खाने के लिए दो। अब लोगों ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा मेरी किसी और पॉड के रील के अंडर नीचे कि आलू तो 300 या 400 साल पहले आया, कि आलू कहाँ से बन गया शुक्र। अब प्रैक्टिकली कंडीशंस क्या चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं ना कि ये ग्रह होता है, मान लो कि XYZ हमने चीज़ उठाई और ये बोला हमने कि ये वाला ग्रह होता है जी, हम उस ग्रह की यूज़ को
उसकी नेचर को चीज़ों के साथ जोड़ी जाती हैं। जैसे मान लो कि आर्टिफिशियल प्लांट है वो कुछ और है, लेकिन रियल प्लांट है वो कुछ और है, सिर्फ वुड कुछ और है। तो हर एक प्लैनेट की कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से जब वो कारक तत्व मिलाए जाते हैं, चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, तब डिसाइड किया जाता है कि ये प्लैनेट इसके साथ होगा या नहीं होगा, या ये इसके साथ मिलाएंगे कि नहीं। ओके। जैसे वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, देखने में दोनों सेम लगते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑफ वाइट वीनस होता है और वाइट मून होता है। अच्छा। जैसे दही के रंग में और दूध के रंग में थोड़ा सा फर्क होता है, वैसे। अच्छा, प्लेनेट भी चेंज हो गए दोनों में? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, हर कोई कहता है कि भाई अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग। क्या पॉजिटिव थिंकिंग अगर कोई रखने लगे तो वो अपने ग्रह के इम्पैक्ट्स को चेंज कर सकता है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको कि कैसे। पॉजिटिव थिंकिंग तभी कर पाओगे अगर आपके ग्रह अलाउ करेंगे। अच्छा, मतलब कोई अच्छा सोचेगा तभी कि उसके ग्रहों में है ऐसी चीज कि वो अच्छा सोचेगा। ग्रहों में पावर होनी जरूरी है, तभी आप अच्छा सोच पाओ। कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान बंदा वो है जिसका मून फर्स्ट हाउस में, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में। ओके। सबसे ज़्यादा परेशानी ये बनता है। इसका दिमाग ही कभी शांत नहीं होगा, इसके दिमाग में चलती रहेंगी कुछ ना कुछ चीज़ें। लोग अपना चेक कर सकते हैं 100%। स्पेशली फीमेल चेक कर लें, 6th, 8th या 12th। अगर यहाँ पर बैठा है किसी की भी फीमेल के, तो घंटों बैठ के रोना, ओवर थिंकिंग करना, सारी रात जाग के निकाल देना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। कोई भी चेक कर ले, आप कमेंट पढ़ लेना इसके नीचे कि क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा परेशान मेरे हिसाब से मून वाला पर्सन है। जिसने मून को कंट्रोल कर लिया ना, उस बंदे ने अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकता है, जिसने मून को कंट्रोल कर लिया। अब देखो, पूरे के पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। अच्छा, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर से मैं जब सवाल करता हूं तो वो कहते हैं राहु बहुत पावरफुल है, राहु पे कंट्रोल कर लो, शुक्र पे कर लो, शनि पे कर लो, दैट भाई 2-3 ग्रहों में सिमट जाता है। आप पहली बार मुझे लगता है कि कोई आए होंगे जिन्होंने चंद्रमा की बात की है। मैं ना आपको एक चीज़ अभी पूछ रहा था कि हमारी बॉडी में 70% पानी है, बिल्कुल, है ना? धरती पे भी 70%, अबव 70% पानी है। 2/3 और जी, और आप चीज़ों को एनालाइज करके देखिए कि 70% अगर भगवान ने कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हमारे शरीर में भी बना दी, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी बना दी, बिल्कुल, कुछ तो होगा। और दूसरे प्लेनेट पे भी हम पानी ही खोज रहे हैं। बिल्कुल, पानी ही खोज रहे हैं, कुछ तो होगा उस चीज़ में। क्यों आपकी पूर्णिमा और अमावस के आसपास आपके मूड स्विंग्स होते हैं? जी, 80% लोगों के होते हैं। क्यों होते हैं? वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। मून इतना फास्ट प्लैनेट है ना, 2.25-2.5 दिन में उसका गोचर होता है, 2.25 से 2.5 दिन में। यानी कि वो इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि इतना फास्ट कोई प्लैनेट है ही नहीं। लोग तो समझते हैं कि ये छोटा सा प्लैनेट है, 2.25 दिन में चला जाएगा, लेकिन उन 2.5 दिनों में लोगों को सुसाइड भी करवा देता है, लोगों को करोड़ों दे भी जाता है, बर्बाद भी करवा देता है, गलत डिसीजन भी दिलवा देता है, रिश्ते भी उड़ा देता है। अच्छा, अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अचानक से डिप्रेशन हो रहा है, अचानक से किसी चीज़ में हम परेशान है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या उन लोगों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2.5 दिन का वेट करना चाहिए? हो सकता है चंद्रमा की वजह से हो रहा हो, 2.5 दिन बिता कर देखो। डिप्रेशन इज नॉट अ वन डे गेम। देखो, पहले आप ओवर थिंकिंग शुरू मैं डिप्रेशन वर्ड को रिप्लेस कर दूंगा एंजाइटी से, या आप कोई डिसीजन ले रहे हो एंजाइटी में, गुस्से में, या किसी भी तरीके से। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया उन दिनों की जब आपको डिसीजन लेना है। हाँ, बट प्रैक्टिकल वे में नेचर का एक रोल है। नेचर कोई भी चीज़ राइट अवे डिलीवर नहीं करती, पहले क्रिएट करती है। ओके। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट होने वाला है ना, तो मान लो टायर फट के होगा, तो बंदा टायर की प्रति वो हो जाएगा बिल्कुल, कि टायर के बारे में सोचेगा ना बिल्कुल भी, और वैसे रोड्स पे जाना शुरू करते हैं। नेचर प्रिपेयर करती है हर चीज़ को, फिर बंदा उस स्टेज तक पहुंचता है। ओके। ऐसी कंडीशन जो आपने बोली कि उस टाइम पे अगर कोई डिसीजन लेना है ऐसे टाइम पे, मेरे हिसाब से परमानेंट कंडीशन पे उसको अपना मून ठीक करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो सोचनी चाहिए कि मून ठीक करे। और यस, डेफिनेटली यस, उन 2.5 दिनों में कोई ना कोई बंदे से डिस्कशन कर ले और रुक जरूर जाए वैसी चीज़ों पे।